और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विंटर आर्मी के प्लान के बारे में बताते हैं और जानकारी आपको देंगे ताकि आप समझ पाएंगे कि इस युद्ध में कितने खूंखार तरीके से रशिया अपने आप को स्टैंड कर रहा है। रूसी सेना में युवाओं का भर्ती अभियान तेज हो चुका है। मोबिलाइजेशन ऐलान के साथ ही रूसी आर्मी एक्टिव हो चुकी है। रूस के ट्रेनिंग कैंप में हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स जुटे हैं, यानी कि लोग भी अपनी ओर से इसमें सहयोग दे रहे हैं रूस को। दिसंबर जनवरी में नए बैच की भर्ती संभव है, इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो वहीं रूसी अधिकारियों को दिया गया है भर्ती का टारगेट और सेना में संख्या बल बढ़ाने का दबाव भी लगातार बन रहा है। साल 2023 तक लक्ष्य हासिल करने के आदेश दिए गए और युवाओं को सेना में 1 साल की सेवा जरूरी है, जो कि रशिया में यह बात तय की गई। और ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि इस युद्ध में कैसे जैसे जैसे मैन पावर के कम होने की बात सामने आई थी, वैसे वैसे अपने आप को और मजबूत करते हुए व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूसी राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये माना जा सकता है कि क्या यूक्रेन को का दम निकालने के लिए रूस एक नई स्ट्रैटेजी बना रहा है, क्योंकि लगातार वो सैनिकों की भर्ती कर रहा है, सेना में और लोगों को शामिल वो कर रहा है और इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा रिटायर्ड कर्नल एस डिन्नी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले के सिन्हा साहब, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी ये मिल रही है कि रूस युवाओं को और लोगों को भर्ती कर रहा है आर्मी में, क्या इससे ये लग रहा है कि रूस ने एक बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों को खो दिया है और इसीलिए वो तमाम लोगों को जल्द से जल्द शामिल करना चाह रहा है? जय हिंद प्रीति। देखिए, रशिया की जो बात कहती है कि एक नैरेटिव है, बहुत ज्यादा उसने कैजुअलिटी है और उसको संख्या बल का देखिए, ऐसी बात नहीं। रशिया ने अपनी एक्चुअल आर्मी का केवल 1.5 लाख स्टैंडिंग जो कॉम्बैट फोर्सेस हैं, स्पेशली ओनली आर्मी, वो तकरीबन 8 लाख के 3 लाख को यूज किया है। 3 लाख जो अभी हैं वो रिजर्व। तो इसके अलावा वैगनर ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग की बात करती है, उसका जो सेंटर उसने आगे लाके बेलग्रोड में लाया है। तो ये पुतिन को ये पता है कि एक प्रोटेक्टेड वॉर है, ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर है। नैरेटिव इसको दिखाते हैं कि पुतिन बहुत जल्दी इसको खत्म करना चाहते थे, शायद ऐसा था कि 1 वीक 2 वीक ऐसी बातें, मगर उनको पता है। देखिए, सामरिक तरीके से एक नैरेटिव चलाया जाता है, ये प्रोटेक्टेड वॉर है, लॉन्ग ड्रोन वॉर है, जिसको एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है और ये चलता रहेगा, क्योंकि रीअलाइनमेंट की लड़ाई है और पुतिन इसको अच्छी तरह जानते हैं। तो अपने चीजों को किस तरह से संयोजित करना, कैसे बचा के रखना, बड़े बैटल के लिए ये बैटल कहीं भी एस्केलेट कर सकता है, नाटो के साथ, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ। इसके अलावा उनको अपने फॉरेस्ट को देखना है, उनको आर्टिक देखना है, उसको अपने नदर, केवल ये सदर्न थिएटर की ऊपर लड़ाई चल रही है। सर, आपने एक इसको बहुत बड़े पोर्टफोलियो पर रखा और ये बिल्कुल समझ पाना बहुत आसान है आप थ्रू कि यहां पर व्लादिमीर पुतिन इसे सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि आने वाले और दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी अपनी आर्मी को तैयार रखना चाहते हैं। सर, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूं, हमारे साथ 2 और बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़े हुए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट और प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत करते हुए एक बार फिर से मैं बहुत जल्दी से डिन्नी साहब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि विंटर सोल्जर का ये जो पूरा प्लान हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सर आप अपने एंड से इसको किस तरह से समझते हैं? क्योंकि इसका एक पूरा टारगेट फिक्स किया गया है, इसमें यह तय कर लिया गया है कि कब तक नए युवाओं को भर्ती की जाएगी, कैसे वो सेवाएं देंगे और आने वाले वक्त में युद्ध में उनकी भूमिका क्या रह सकती है। देखिए, जहां पर जनरल सिन्हा सर ने छोड़ा था उसी को मैं आगे ले जाता हूं कि वो ये जो लड़ाई है ये अभी हाल में जाकर खत्म नहीं होने वाला। तो अभी रशिया का प्लान था, जिस तरह से उन्होंने ये गर्मी के टाइम पे उन्होंने लड़ाई लड़ी, अब विंटर के लिए प्लान कर रहे हैं, विंटर की तरफ लेके जा रहे हैं। और विंटर जो सर्दी खुद एक वेपन है, अब सर्दी को एक वेपन की तरह ही मान रहे हैं और उसको किस तरह से मैक्सिमम उसको इस्तेमाल, ये रशिया का प्लान है। और उसकी वजह से अभी आप देख रहे हो कि उन्होंने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि यूक्रेन के लोग जो हैं वो घुटने पे आ जाए कि ना वहां पर एनर्जी होगा, ना वहां लाइट होगी, ना वो खाने के साधन वाधन, सबका एक प्रॉब्लम आएगी। तो उसको एक इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज, जहां तक आपने इसमें भी दिखाया था कि कई सारे जो मिसाइल्स फायर हो रहे हैं, देखो जोसेफ स्टैलिन ने एक कहावत की थी कि क्वांटिटी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी हैज अ क्वालिटी ऑफ इट्स ओन। मतलब जो अगर संख्या अगर आप इतना बढ़ा दो, उसका भी एक गुण है।
तो इन्होंने अभी क्या किया कि जितने संख्या में वेपन्स है, मिसाइल्स है, उसको डाल रहे हैं। जितने ज्यादा लोग हैं जिसको ये जो नए नए जवानों को जो भर्ती कर रहे हैं उसको भी संख्या बढ़ा रहे हैं, उसको भी एक अपनी तरीके से इक्वालिटी करके एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई जो है वो रशिया समझ रही है कि ये अभी खत्म नहीं होने वाले, लंबा जाने वाला, तो उसका प्रिपरेशन है। खास तौर पे एक विंटर वॉरफेयर या विंटर की लड़ाई के लिए वो अपने आप ग्राउंड पे भी उन्होंने पोजीशन बना लिया है। अभी जैसे खरसन को उन्होंने छोड़ा है, कई लोगों ने बोला कि उसको छोड़ के आए, वैसा नहीं है। वो रीग्रुप कर रहे हैं, वो अपना रीसाइट कर रहे हैं, अपना रेस्ट वो सब करके अपना प्लान कर रहे हैं ताकि सर्दी में एक डिसाइसिव विक्ट्री रशिया को मिले। यानी कि विंटर्स को ध्यान में रखते हुए रूस एक नई स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है कि कैसे यूक्रेन पर अटैक करना है और उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान कैसे हो। यूके देवनाथ सर, मैं आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि एक तरफ हम रूस की तैयारी तो देख ही रहे हैं, वो लगातार संख्या बल पर काम कर रहा है और भी परिस्थिति क्या हो सकती है उसको लेकर भी उसकी तैयारी पूरी हो रही है। लेकिन अगर हम यूक्रेन की बात करें तो क्या यूक्रेन के लिए आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं खड़ा हो जा रहा? क्या उसको ये लग रहा है कि सिर्फ अमेरिका या कुछ देशों की मदद से वो रूस का इस तरीके से सामना कर पाएगा? प्रीति, ये जग जाहिर बात है कि यूक्रेन की फौजें जो हैं रूस की फौज के मुकाबले संख्या बल में बहुत ही कम है। लेकिन एक चीज जो अभी यूक्रेन को बहुत मदद कर रही है वो है कि रूस की जो फौजें हैं शायद उनका मनोबल 9 महीने के युद्ध के बाद थोड़ा सा नीचे के स्तर पर चला गया है। हम देख सकते हैं कि खेरसोन में जो रूस की फौजें पीछे हटी तो इसका रूस की जो एक्सट्रीम राइट विंग एलिमेंट्स हैं उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था। यानी रूस के अंदर भी एक तरह की खलबली मची हुई है और रूस में जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, रूस की जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, वो प्रेसिडेंट पुतिन से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। हाँ, यूक्रेन को एडवांटेज ये है कि जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं रूस को जैसे जैसे वहां बर्फ गिरेगा, स्नो पिघलेगी, बर्फ के ऊपर से स्लश पैदा होता है, जमीन में कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो रूस को ऑफेंसिव एक्शन में अपने टैंक्स को डिप्लॉय करने में और अपनी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं या व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल हैं उनको बर्फ के ऊपर से कीचड़ से चलाकर हमला करने में दिक्कत होगी। लेकिन इस वक्त यूक्रेन की सबसे बड़ी मजबूती ये है कि पश्चिम के देशों ने लगातार कंटिन्यूस आर्म्स और वेपन डिलीवरी को कायम रखा है। अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी पश्चिमी देश या नेटो देश इस युद्ध में यूक्रेन को जो हथियार सप्लाई करने हैं उसको लिमिट करे या कम करे। इनफैक्ट रोज ही ऐसी खबरें आ रही हैं अलग अलग पश्चिमी देशों से और अलग अलग इंटेलिजेंस सोर्सेज से कि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है अमेरिका और इंग्लैंड और जर्मनी और बेहतर से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन को अब लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि इस जंग में जो ईरान रशिया को ड्रोन्स मुहैया करवा रहा है, उन ड्रोन्स के जो पार्ट हैं वो अमेरिका, इजराइल जैसे देशों से मुहैया करवाए जा रहे हैं ईरान को। ये बहुत दिलचस्प पहलू है सर, मैं इसको भी समझने की कोशिश करूंगा बहुत जल्दी से। प्रफुल्ल बख्शी साहब आज पूरे वॉर को बहुत करीब से देख रहे हैं और जैसा कि यूके देवनाथ साहब ने भी कहा कि जो रशियन जो सिटीजन्स हैं वो इस बात से खफा है कि वॉर इतना लंबा क्यों खिंचता जा रहा है, क्यों आखिर रशियन ट्रूप्स की मौत हो रही है। लेकिन उन सब चीजों के बीच में एक पहलू यह भी है कि जो पूरा प्लान है व्लादिमीर पुतिन का उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, यानी कि युवाओं की जो इंटरेस्ट है वो आर्मी के लिए ज्यादा नजर आती है। तो क्या आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में रशिया अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूती के साथ इस युद्ध में खड़ा कर पाएगा अगर उनके अपने साथ में है उनके? तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बैकग्राउंड ये है पूरे यूरोप में पिछले 35-40 साल से ये धारणा आ गई थी कि अब लड़ाइयां नहीं होंगी, छोटी छोटी लड़ाइयां होंगी। आज सारे मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंपनी ने अपनी फौजें कम करनी शुरू कर दी, जॉइंट फौजें रखनी शुरू कर दी हैं। इस लड़ाई ने इनकी आंखें खोल दी हैं कि ये 15 दिन की और 20 दिन की लड़ाइयां नहीं होंगी जिसके ये सोच रहे हैं। ये साल 1.5 साल चल सकती हैं और यही नीति को लेकर लोगों ने अपनी फौजें कम करनी शुरू कर दी थी, कंस्क्रिप्ट आर्मी लानी शुरू कर दी थी। और जो कंट्री कंस्क्रिप्ट आर्मी पे डिपेंड करती है उनको यह पता होना चाहिए कि रेगुलर सोल्जर का जो मनोबल होता है और एक कंस्क्रिप्ट जो 3 साल के लिए आता है उसका मनोबल में बहुत फर्क होता है। वो डेडिकेटेड सोल्जर जो होते हैं, जो जैसे इंडिया के सोल्जर्स हैं, डेडिकेटेड हैं, 35-35 साल आते हैं, पुश्तैनी होते हैं, उनका मनोबल अलग होता है। और ये इनको देखने को मिला रूस को इस समय। और यहां तक आपस में इनके संघर्ष चल रहा है अंदर की लड़ाई क्यों हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक बोला,
और लड़ाई के खिलाफ हैं। आधों के तो रिश्तेदार बैठे हैं यूक्रेन में। यूक्रेन रशिया का हिस्सा था। ये तो पॉलिटिकल डिवीजन है, इससे आप कल्चरल डिवीजन कर नहीं सकते। और ये प्रॉब्लम है कि रशिया और यूक्रेन में प्रॉब्लम आ रही है। पुतिन को इसको समझाने के लिए बड़ा मुश्किल पड़ रही है। फौजें जरूरी नहीं लड़ रही और जो कमांडर्स हैं वो बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशनल वे से लड़ रहे हैं। 18 किलोमीटर का कॉन्वॉय विदाउट एन एयर कवर, बड़े आराम से जब पिकनिक में कंपनी बाग में घूमने जा रहे हैं, सबके सब मारे गए। इसलिए रशिया का नुकसान बहुत हो रहा है। अब रशिया अपनी नीति बदलने की कोशिश कर रहा है, प्रोफेशनली थिंकिंग सोल्जर्स ला रहा है। जो सोल्जर्स उनसे बिटवीन ऑफ वॉर क्या रशिया इसे एग्जीक्यूट कर पाएगा? सवाल ये भी बड़ा है। नहीं, उसको बहुत डिफिकल्टी आएगी एग्जीक्यूट करने के लिए। बहुत जबरदस्त फायर पावर लगानी पड़ेगी और वो कर रहा है। और अपनी खिलाफत को दूर करने के लिए जब पुतिन को अपनी जान भी बचानी पड़ेगी, उसको अपनी जान की खुद की रक्षा करने के बाद बिल्कुल ऐसे हालात आ सकते हैं, ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, जैसे सर आपने कहा कि रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, के सिन्हा साहब हमने देखा है क्योंकि 9 महीने से ये युद्ध चल रहा है, 9 महीने हो चुके हैं, भारी नुकसान हुआ है रूस को, क्योंकि यूक्रेन लगातार आंकड़े जारी करता है। वो बताता है कि हमने इनके कितने ड्रोन मार गिराए हैं, इनके कितने सैनिकों को मार गिराया है, कितने मिसाइलें इनकी गिरा दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको इसके पीछे की क्या वजह लगती है? देखिए प्रीति, लड़ाई में वन साइडेड यदि कौन दे रहा है, ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? आपके पास ये जो चीजें चलाती हैं, एक ने फायर किया और एक गिर गया और वो पुतिन की पूरी जनता हार गई। और देखिए बैठे हुए हम लोग भी बैठे हुए, हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, नेशनल मीडिया बातें करता है कि पुतिन हार गए। 4 लाख वो कह रहे थे आपसे 1.5 महीने पहले ले जाइए, तो कहीं नहीं, वो रेफरेंडम करा लेता है, उनको जोड़ लेता है, उसकी ये कर लेता है और 20% जमीन उसमें हासिल हो जाती है और हम कहते हैं कि वो हार रहे हैं। हम ये कहते हैं वो कीव में उसको आना ही चाहिए था, कीव में नहीं आया, कीव को पकड़ने तो उसकी हार हो गई। बूचा आके क्यों चला गया? वो कहता है कि हम आपको डीनाजिफिकेशन कर रहे हैं, डीमिलिटराइजेशन कर, हम उन्हें सुनने के लिए तैयार है। हम रशिया को आज भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए बात यह है, जो रशिया को नहीं जानते हैं, जो सामरिक चीजों को जमीन पे नहीं जानते, वो इस तरह से, ये फायर पावर की लड़ाई नहीं है। ये फायर पावर से आप सपोर्ट कर सकते हो, बैटल को जीत नहीं सकते। ये प्रोटेक्टेड वॉर है। यदि आपको पूरा का पूरा उन जगहों को रखना होगा तो लड़ाई ऐसे ही चलेगी, लड़ाई ऐसे ही पुल बैक होगी। अभी आप कहे हुए खरसोन से निकल गए, खरसोन हार गए। आपने कहा किप से चले गए, वो कहाँ चला गया, वो कौन हुआ? हम छोटी बातों पे जाते हैं। एक आंकड़े आप बोलती है, यूक्रेन कहता है इतने को मार दिए, यूक्रेन कहता है मार दिए, आपके पास एक प्रूफ है। रशिया कहता है हम जजब कर लेंगे। आपको पता है उनके 16 मिलियन मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और बैटल ऑफ जो हम कहते हैं स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड, अब रशिया को लोग नहीं समझे, इसलिए रशिया कर रहा है रीअलाइनमेंट। ये पूरा का पूरा जो गेम है जियो स्ट्रेटेजिक डोमेन में लड़ा जा रहा है, नाटो के साथ, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ। अब सब टूटते हुए दिखा, G20 में आपने नहीं देखा। बिल्कुल ठीक सर। वो कहता है, नहीं तो ये तो पहले चिल्ला पड़ते कि रशिया का वेपन है जो पोलैंड में गिरा है और चलो हम चलते हैं उसके ऊपर अटैक करने की। आज क्यों चिल्ला रहे हैं कि हम वो नहीं है, या पुतिन ने, ये इन्होंने जेलेंस्की ने किया फायरिंग। देखिए ये इनको आने दीजिए, समय में हम फिर बात करेंगे। ये लड़ाई कल ही खत्म होने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है सर। बैटल ऑफ रीअलाइनमेंट है ये, बैटल ऑफ ये कंटेनमेंट जो अमेरिका या वेस्टर्न ब्लॉक लड़ रहा है, बैटल ऑफ कंटेनमेंट लड़ रहा है। इसको यहाँ आप सोचेंगे खरसोन की लड़ाई है या खार्किव की लड़ाई है, ये उसकी लड़ाई नहीं है। आप भी इसको ले जाते हैं, आपका डोमेन जाता है, आप बेलग्राड को ले आते हैं, पूरा वेस्टर्न ब्लॉक को लाते हैं, और फिर आप बात करते हैं कि किस युद्ध में किसने किसको मार दिया, एक टैंक उड़ा दी। तो जब आपका इतना स्पेक्ट्रम इतना ज्यादा स्विंग करता है, जब आप कहते हैं न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, पूरा का पूरा गिर जाएगा, फिर आप कहते हैं कि नहीं उसके एक टैंक को। सर, मैं आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए एस डिनी साहब, मैं आपसे ये चीज समझता हूं कि अगर जैसा कि के सिन्हा साहब ने बहुत आसान शब्दों में इसे बताया कि इसका स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है और हम उसको कितना श्रिंक करते जा रहे हैं। सर, मैं अगर आपसे ये समझूं कि इन बिटवीन ऑफ दिस विंटर, यानी कि इस विंटर के पूरे पीरियड में जिस तरीके से रशियन आर्मी का पूरा एक प्लान नजर आता है, वो यूरोप के हिसाब से कितना ज्यादा सपोर्टिव है रशिया के हिसाब से, और यूक्रेन के लिए ये पीरियड कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, जहां तक रशिया का सवाल है, अभी रशिया और मेरे ख्याल से कल परसों ही जेलेंस्की ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि रशिया जो है एक छोटा सा पॉज या रुका, जो बोलते हैं विराम बोलते हैं युद्ध में, वो कोशिश कर रहा है।
और हम कभी उसके लिए मानेंगे नहीं। ये ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट है कि रशिया कोशिश कर रहा है एक छोटा सा युद्ध विराम हो, लेकिन हम नहीं मानेंगे। तो मेरे ख्याल से रशिया का भी जिस तरह से ये अभी जो स्टैंड ऑफ अटैक्स चल रहे हैं, मतलब फिजिकली अटैक नहीं कर रहे, मिसाइल्स और उनसे, मुझे लग रहा है कि विंटर्स से पहले वो इतना दबाव यूक्रेन के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां के जो आम नागरिक हैं उनके ऊपर, अभी जैसे आपको पता होगा रिपोर्ट्स आ रहे हैं कीव से लोग निकल रहे हैं, बिल्कुल कीव में वहां पर रुकने का वो नहीं। अब नैरेटिव, जैसे जनरल सिन्हा सर भी बोल रहे थे, अभी ये जो जितने भी नैरेटिव आ रहे हैं ये वेस्टर्न नैरेटिव्स हैं। जैसे अगर आप एक रिपोर्ट में आज देख रहा था CNN में, वो देख रहे थे जो 10 मिलियन लोग जितने भी थे वो बोल रहे थे नहीं सबके पास इलेक्ट्रिसिटी आ गया, सबके पास एनर्जी आ गया। तो इस तरह का एक नैरेटिव और भी चल रहा है, वो भी हमें पता होना चाहिए। और रशिया जो है अंग्रेजी में या जो उनके रशियन लैंग्वेज यूज नहीं करते, तो उनका एक नैरेटिव, उसमें उनका एक वो पीछे भी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो विंटर्स आ रहे हैं उस विंटर्स को रखते हुए रशिया चाहती है कि वो एक विराम हो या युद्ध विराम, इवन इफ टेम्पररी मिले, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनको भी 9 महीने हो गए हैं, 270 दिन हो जाएंगे कल को जब लड़ाई स्टार्ट हुई है। तो वो चाहते हैं कि एक अपर हैंड में। लेकिन सर जो रशिया के जो अभी तक के अटैक्स रहे हैं वो वे भी रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा हमले कर देता है रशिया, कभी कभी बहुत कम कर देता है। तो क्या ये उसी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है? बिल्कुल अनुराग, देखिए युद्ध में ना कभी भी हमें ये नहीं कह सकते कि एक तरह से ऑफ कोर्स एस्केलेशन होता रहता है, लेकिन युद्ध में क्योंकि इतना बड़ा कैंपेन है, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा चीजें, तो कभी नेवल वॉरफेयर हो रहा है, कभी एयर वॉरफेयर और कभी ग्राउंड वॉरफेयर हो रहा है। तो ये एक स्पेक्ट्रम जो है, अभी न्यूक्लियर का जो बात चल रही है, कभी पुतिन बोल रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, कभी नाटो को भी शामिल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है और इसमें ये बहुत स्वाभाविक है कि कुछ चीजों पे विड्रॉ होगा, कुछ चीजों पे अटैक होगा, कुछ चीजों पे मिसाइल्स पे स्ट्राइक होंगे, कुछ चीजों में जैसे जो फूड ग्रेन वाली डील थी उसको रोका गया ताकि कहीं रोक यहां पर हो लेकिन इफेक्ट कहीं और हो रहा है। अभी यूरोप में जितने भी हैं, यूरोप में ये है कि एनर्जी क्राइसिस बिल्कुल होने वाला है और सबसे ज्यादा इफेक्ट तो जर्मनी के ऊपर होने वाला है। तो वो आपस में इनको किस तरह से एक दबाव डाल रहे हैं, ये सब चीजें युद्ध के भाग है। युद्ध में सिर्फ एक आपस में फाइटिंग ही नहीं, हर चीज का शामिल होकर एक कंप्लीट एक पूरी चीजों को शामिल करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से सर्दी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सर्दी को रशिया चाहती है कि उसको एक वेपन के तौर पे यूज करके नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए इन लोगों को, ताकि रशिया जितने भी चाहते थे, मेरे ख्याल से जहां तक उनका एक स्ट्रेटेजी था वो मेरे ख्याल से उनको हासिल हुआ है। अभी पता नहीं रशिया का क्या फाइनल स्ट्रेटेजी क्या है, लेकिन ये कहना रशिया हार रही है, ये मैं भी नहीं सहमत नहीं हूं कि रशिया हार, मतलब आज के स्टेज में तो नहीं रहा है। जिस से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ जगहों से रूस के सैनिक पीछे हट रहे हैं तो क्या वो हार रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यही आप लोग कह रहे हैं। लेकिन यूके देवनाथ जी, मेरा सवाल आपसे है सर, क्योंकि जिस युद्ध की स्थिति में अभी यूक्रेन है और जितनी मार वो झेल रहा है रशिया की, क्या स्थिति उसकी रह जाएगी? और क्या जिस पॉज का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है एक टाइम पीरियड का, क्या बातचीत नहीं हो सकती है? बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालने का भी यहाँ पर विचार किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? चांसेस बनते हैं? प्रीति, अगर नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को हथियार देना रेस्ट्रिक्ट कर दें या यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दे, तो बातचीत कल से ही शुरू हो जाएगी। अभी यूक्रेन जो है इस युद्ध में जीत नहीं सकता, ये तो जग जाहिर है। लेकिन यूक्रेन जो है रशिया को एक होल्डिंग वॉर में होल्ड कर सकता है, यानी डिफेंसिव पोजीशन जहां पर आज है वहीं पर वह रशिया को होल्ड कर सकता है, जब तक पश्चिमी देश और नेटो देश यूक्रेन को हथियार मुहैया कराते रहेंगे। हाँ, बातचीत और भी आगे बढ़ सकती है अगर राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो पश्चिमी देशों को और नेटो को एक भरोसा दें कि वह अब आस्ते आस्ते यूक्रेन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको, उनकी जो गति है, उनकी जो इंटेंसिटी है उसको कम करने के लिए तैयार हैं। यानी दोनों तरफ से ही एक माहौल बनाना पड़ेगा। नेटो देश भी इस भरोसे में ऐसा कुछ भरोसा पुतिन से पाए कि पुतिन जो है यूक्रेन के ऊपर जो हमला है उसको सडनली बढ़ाएंगे नहीं, वरन एक कैलिब्रेटेड मैनर में यूक्रेन के ऊपर जो दबाव है उसको कम करेंगे। इससे एक बातचीत का माहौल बनेगा। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि इस वक्त जो पश्चिमी देश हैं उनको तब तक फायदा है जब तक कि यूक्रेन यह युद्ध लंबा खींचता रहेगा, क्योंकि पश्चिमी देश का उद्देश्य यह है कि रशिया को आस्ते आस्ते इस युद्ध में उलझाकर रशिया की जो वार फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसको डिग्रेड करें, रशिया की जितनी रिसोर्सेज हैं उसको ब्लीड करें, यानी अ पॉलिसी ऑफ एट्रिजन,
इस एट्रिशन से पश्चिमी देश कोशिश कर रहे हैं कि रशिया धीरे धीरे और कमजोर हो जाए और इस युद्ध में पश्चिमी देश सर जो आप चीजें समझा रहे हैं वो अमेरिका के बयान से भी समझ में आता है कि अभी हाल ही में अमेरिका ने कहा है कि अगर बातचीत के स्तर पर कोई भी स्टेप्स लेना है तो इसमें नाटो कुछ नहीं कहेगा, इसमें अमेरिका कुछ नहीं कहेगा, इसमें सारे फैसले जो है वो जेलेंस्की को लेना है। और जेलेंस्की खुद ये साफ कर चुके हैं कि मैं ये जंग लड़ने के लिए तैयार हूं। तो वो बातचीत वाली बातें, वो एक ब्रिज बनता हुआ तो बहुत मुश्किल से नजर आ रहा है। और आपने समझा भी दिया कि क्यों नाटो भी चाहते हैं कि रशिया यहां पर कमजोर है। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब, आप मुझे एक चीज और समझाइए कि अगर रशिया अपनी स्ट्रेटेजीज पर काम कर रहा है, अगर वो इस विंटर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो नाटो देश जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, क्या वो इस स्ट्रेटेजी के लिए भी अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार करके रखेंगे? देखिए, ऐसा है कि कई पहलू हैं। मैं पहले बात समझा दूं, रशिया की हार नहीं होने वाली, पर रशिया फ्रस्ट्रेट हो रहा है। रशिया हारेगा नहीं, नुकसान यूक्रेन का बहुत हो रहा है। रशिया इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि विंटर आ रही है। जो डिफेंसिव पे होता है वो विंटर का फायदा उठाता है, जो ऑफेंसिव पे होता है वो विंटर का फायदा नहीं उठा सकता। ये बात देखिए, चाहे जब नेपोलियन की बात हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे जर्मनी की ले लीजिए, तीनों टाइम जो है जनरल विंटर जीता है डिफेंसिव के कारण। एक तो बात वो है। दूसरा ये नेटो को लेके है, नेटो कंट्रीज रोकेंगी नहीं सप्लाई, बिकॉज नेटो की इंडस्ट्री जो है वो आर्म सप्लाई पे चलती है, उनकी इकोनॉमी आर्म सप्लाई पे चलती है। सब पैसा कमा रहे हैं और धन बटोर रहे हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन की प्रताड़ना है, ये सब भूल गए हैं लोग। ये आप भूल जाइए, रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट वगैरह को तो काम भी नहीं करने दे रहे यहां पर। ये सारी की सारी चीजें हैं डिफेंस वॉर इंडस्ट्री नेटो की, और इसमें अमेरिका और नेटो के बीच में संघर्ष चल रहा है। अभी आप देखिए, अमेरिका के जो नैरेटिव है वो बिल्कुल चेंज होने लगे हैं। ये सारा का सारा जो गेम है अभी, इसीलिए पुतिन अपनी जो स्ट्रेटेजी को बदलाव ला रहा है, और उसमें आप देखेंगे अगली जो वॉर जो अब स्टार्ट हो रही है, जो पुतिन कर रहा है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। फायर पावर के साथ नहीं तो सर, ये नाटो देश ऐसे तो रशिया के दुश्मन कम नजर आते हैं और यूक्रेन के दुश्मन ज्यादा नजर आते हैं। जो ही यूक्रेन का दोस्त नहीं है, सब अपने अपने खीसे में पैसा भर रहे हैं, लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक्स। सारा का सारा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सब बड़े शुभचिंतक है। अरे शुभचिंतक होते तो अब तक होते अंदर, नहीं है। ये सारा का सारा गेम अंदर का है। और यूक्रेन और रशिया में खिलाफत काफी है पुतिन को, ये कि यूक्रेन के युद्ध को बंद करे, ये बिल्कुल पक्का है। और इसीलिए जो पुतिन है वो जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म करना चाहता है, ये भी बात पक्की है। और इसलिए वो अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव ला रहा है। स्ट्रेटेजी में बदलाव तो ला रहा है सर, लेकिन जैसे कि आपने कहा, जी 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 ठीक है, बोलिए। बता दूं आपको, मैं एक बात बता दूं मैडम आपको, सिविलियंस का नुकसान इसलिए हो रहा है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि यूक्रेन अपने ऑफेंसिव वेपन सिविल एरिया में रख रहा है, अटैक वहां पे होता है। मैं कैनॉट प्लेस पे मिसाइल लगा के रख दूं, आप मेरी मिसाइल पे अटैक करेंगे, कैनॉट प्लेस का सिविलियन, शकूर बस्ती में सिविलियन मरेंगे। ये सारा का सारा गेम जो है ये बिल्कुल धोखा देने वाले। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, के सिन्हा साहब, मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रफुल्ल साहब पूरी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री से पश्चिमी देश और नेटो को फायदा है, लेकिन क्या जेलेंस्की को ये बात नहीं समझ आ रही है कि नुकसान उनके ही देश का हो रहा है? एक स्ट्रैटेजी के साथ उनके देश को, उनके लोगों को, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या कहीं चूक हो रही है उनसे भी? देखिए प्रीति, यदि आप एक नौटंकी वाले को यदि आप बनाएंगे प्रधान ऐसे हेड ऑफ स्टेट, तो ऐसा ही होगा। ये पूरा वेस्ट स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था इसी जेलेंस्की साहब को। वो हर एक पार्लियामेंट के अंदर में, अदर देन भारत या चाइना के पार्लियामेंट को एड्रेस नहीं किया। जिस भी देश में, चाहे वो नाटो हो, यूएन हो, यूएन के अंदर में स्टैंडिंग ओवेशन मिलता रहा उनको, और स्टैंडिंग ओवेशन देने वाले हमारे लोग भी काफी लोग देते रहे। तो उसको आप झाड़ के पेड़ में चढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बैटल ग्राउंड वहां है, वहां के लोग मर रहे हैं। आपको पता है 44 मिलियन लोग रहते हैं यूक्रेन में, उसके अंदर में 10 मिलियन के लोगों के पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 8 मिलियन लोग निकल गए रिफ्यूजीज, एक नहीं 1.5 करोड़ घर है, उसमें 70 करोड़ घर तबाह हो गए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है। आने वाले देश में देखिए रिसेशन में जाने वाला है पूरा। आप इन चीजों,
ये कह देना कि उन्होंने गलत सब जगह इसके बखेड़े खड़े हो गए। जर्मनी में हो रही है, इटली में भी हो रही है, पूरा यूरोप अगर जेलेंस्की चाहते तो कूटनीति के जरिए बिल्कुल सुलझा सकते थे। सर वक्त बहुत जी सर प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। ये धारणा निकाल दीजिए कि आप ये पुतिन बहुत जल्दी में नहीं है। ये जब रीअलाइनमेंट करना है या मल्टीपोलैरिटी में जाना है, बाइपोलर से, तभी बैलेंस आएगा। और मुझे लगता है कि सर बदलते वक्त के साथ पुतिन की स्ट्रेटेजीज बदलती जा रही हैं, तो बहुत आसान नहीं है। व्लादिमीर पुतिन, जिनको वॉर के मामले में बहुत मास्टर कहा जाता है, उनके आने वाले मूव्स को प्रेडिक्ट करना। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, वक्त इतनी इजाजत